अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ मैं हूँ अली अहमद जान और एक्स जेन के एक और पॉडकास्ट बिटवीन द माइक में आप सबको खुशामदीद। और आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर सादिया सैफ साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे औरल हेल्थ के बारे में। और आपने अक्सर अपने इलाक़े में, अपने शहरों में, अपने देहातों में एक लफ्ज़ एक क्लिनिक के ऊपर लिखा होगा ना कि दंदान साज। तो ज़ाहिर है जिस तरह हम अपने बॉडी के दीगर अज़ा का ख़्याल रखते हैं, उनके हेल्थ को, उनको हेल्दी रखने के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, हाइजीन वगैरह का ख़्याल रखते हैं, उसी तरह हमारे दांतों और मुंह की जो सेहत है उसका ख़्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें आज हम डॉक्टर साहिबा से सीखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा गुज़िश्ता तकरीबन एक तवील अरसे से 20 सालों से इस शोबे में काम कर रही हैं। बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं और मैं चाहूँगा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका जो काम है, हम इन्हीं से ही सुनेंगे और इनसे हम दीगर चीज़ें भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू अली फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपके शो पे मैं आई हूँ और लोगों तक जो है वो हम इंशाल्लाह एक अच्छा पैगाम और एक अच्छी डेंटल अवेयरनेस जो है वो आपके प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो आपका काम है, आपका शोबा है, आपके फील्ड जो एक तवील अरसे से आप काम कर रही हैं, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है, तो अभी ऑफ एयर हम बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आप हमारे नाजरीन को भी बताएं। मैं डॉक्टर सादिया सैफ हूँ। 20 ईयर्स से जो है वो मैं डेंटिस्ट्री को अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और इन 20 सालों में मैंने जनरल डेंटिस्ट्री के अलावा ब्रेसेस, इम्प्लांट्स, गम ग्राफ्ट्स, फुल माउथ रिकन्स्ट्रक्शन, स्माइल डिज़ाइंस, इनके ऊपर अपनी जो है वो खिदमात वक्फ़ की हैं। साथ साथ जो है मैंने कोशिश की है हर प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो राइटअप्स हों, चाहे वो पॉडकास्ट हों, चाहे वो किसी तरह का जो है वो न्यूज़ चैनल्स हों, कि किसी तरह जो है वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, सोशल वर्क करके कि किस तरह से हम अपने कम्युनिटी के अंदर जो है वो बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करें, बेसिक नॉलेज उनको दे सकें कि जो मुंह की बीमारियां हैं, दांतों की बीमारियां हैं, उनसे हमारे आवाम जो है वो बच सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मुंह की बीमारियाँ जो हैं वो हमारे हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गांव देहात या जो इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं उस तक ये पहुंचता ही नहीं है कि आप बेसिक ब्रशिंग किस तरह से करें, या उनको लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ब्रश होता क्या है या करते कैसे हैं, या वो बहुत सारी मिथ्स को उसमें फॉल करते हैं कि ब्रश करने से दांत ढीले हो जाएंगे, स्केलिंग कराने से जो है वो मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करने में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे थ्रू एटलीस्ट ये मिथ्स जो है वो ख़त्म हो सके। बेहतरीन। तो ज़ाहिर है आपने इस शोबे का इंतखाब किया, इसको पढ़ा, 4-5 साल बंदा ये फील्ड पढ़ता है, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ये काम करते हैं। ऐसे ही। तो कोई इरादतन आई थी, शौक़ था, या एक्सीडेंटली अक्सर होता है ना कि हमें यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले एक सब्जेक्ट में यहाँ जाना है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन पे ये है? नहीं, आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ सर्जन। वाओ। और फिर जो है वो मैंने मतलब बचपन से ही इसी बस वो ये कि एक ड्रीम होता है ना, आई कैरीड अ ड्रीम। और बट आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे लड़कियाँ बहुत पढ़ती नहीं थी। आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी जिसमें बहुत अर्ली शादी हो जाती थी। और मेरे वालिद जो हैं वो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थे, बिकॉज़ आई बिलीव कि घर के जो मर्द होते हैं ना वो सपोर्टिव होते हैं तो फिर विमेन उस घर की जो है वो ग्रो करती है। तो आई सॉ अ ड्रीम जिसको मेरे वालिद ने बड़ा फुलफ़िल किया। ऑल्दो आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और उस वक्त पे जो है वो सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ थी कि जो वो मुझे दे सकते थे और एक ख्वाब दे सकते थे। तो मैंने बस वो पढ़ा और आई वॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड टू बी अ मैरिड स्टूडेंट। और उसके ऊपर जो है वो मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के बाद जो है वो आई वॉज़ प्रिविलेज्ड के उन सेलेक्टेड चंद लोगों में मेरा एडमिशन हुआ BDS के अंदर, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। मैं 2006 की ग्रेजुएट हूँ।
और 2002 के अंदर मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो है इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। कोई साल ऐसा नहीं है कि जो कि मैंने जो है वो आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की या कोई रिफ़्रेशर कोर्स नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं ना कि भाई हमने डेंटिस्ट्री कर ली है और बस यही अब हमारा जो है वो स्टैंड बाय है और बस अब हम यहाँ रुक गए क्योंकि हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टरी हो गई या मेडिसिन का प्रोफेशन हो गया, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। आपने जो है वो पढ़ते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, तभी आप अपने मरीज़ को जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इसी में से एक सवाल डॉक्टर साहिबा के, क्या दिगर शोबों की तरह हर गुज़रते दौर के साथ ज़ाहिर है चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त के साथ चलना होता है, तो इस फील्ड में भी ये मामला है? बिल्कुल, डेंटिस्ट्री जो है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। आप समझें कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वुड से, मैंने एक ज़माना डेंटिस्ट्री का देखा है कि जिसमें हम मैनुअल डेंटिस्ट्री करते थे, हर चीज़ हाथ से होती थी, दांत हाथ से बनते थे। और अब बिल्कुल डेंटिस्ट्री का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ डिजिटल डेंटिस्ट्री जिसमें हर चीज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और अगर अब आपने एक ज़माने पहले डेंटल स्कूल में जो चीज़ें पढ़ी थी और अब अगर आप डेंटिस्ट्री को देखते हैं, तो अगर आपने उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो फिर यू आर स्टैंडिंग नो वेयर। पहले के दौर में आप देखें मेटल के ब्रेसेस लगते थे, अब इनविजिबल ब्रेसेस का दौर आ गया है। पहले आप किसी ज़माने में ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक प्लास्टिक की ट्रे जो है वो आपके दांत को मूव कर देगी। पहले जो है वो मेटल के दांत वो तार लगती थी और आप उसके ऊपर 2-2 ढाई साल अपना ट्रीटमेंट करते थे, तब जाके जो है वो दांत निकलते थे, दांत सीधे हो पाते थे। मुंह के अंदर से दांत निकलते नहीं थे तो दांत दूसरे नहीं अपनी जगह पर आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। या इवन जो है वो एस्थेटिक्स के ऊपर जो है वो लोग बहुत काम करते हैं। आपके हल्का फुल्का जो है वो दांत थोड़ा सा भी आगे पीछे है आपका, पहले लोग काट काट के कवर बना दिया करते थे, अब तो माशाल्लाह फिलिंग्स मटेरियल्स ही इतने आपके पास आ गए हैं कि आप हल्का सा चेंज करेंगे और आपका पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। जो सेलिब्रिटीज़ सारे करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जी, तो ये अपग्रेड है, मतलब डेंटिस्ट्री का एवोल्यूशन है और आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन हेल्थ या ओरल हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं डेंटल हेल्थ की, वो क्या कुछ हैं? देखिए पाकिस्तान का में जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ ना, लोगों को पता नहीं है कि भाई लोग अगर बुखार होगा, सर का दर्द होगा, बाल गिर जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर टिप टू टो वो पूरे ब्रांडेड होंगे, लेकिन मुंह खोलेंगे तो मुंह जो है उसके अंदर पान के निशान होंगे और छालियाँ वो खा रहे होंगे, स्मोक वो कर रहे होंगे, दांत वो साफ़ नहीं करेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि भाई स्किन केयर के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, बालों के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, नाखून के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, बस मुंह क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो मतलब वो लीस्ट टच्ड टॉपिक है। ऑल्दो मुंह गेटवे है, आपने जो है वो अपने सिस्टम के अंदर जो भी आप सामान भेज रहे हैं उसका गेट तो मुंह ही है ना। तो गेट का ख्याल नहीं रख रहे, बाकी घर माशाल्लाह पूरा साफ है। तो ये है, बस एक छोटी सी एग्जांपल मैं यही दे सकती हूँ आपको। तो कुछ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि हम एक बंदे को, एक कॉमन जो पर्सन है उसको एक डेंटिस्ट के पास कब विज़िट करना चाहिए? कि जब पूरी तरह दांत गिर जाए या दर्द होना शुरू हाँ। करे, या फिर अनफॉर्चुनेटली होता तो ऐसे ही है कि जब तक जो है वो दर्द ना हो, चेहरा ना सूज जाए, आंखें ना दब जाएं उस सूजन के अंदर, जब तक लोग डेंटिस्ट के पास विज़िट नहीं करते। कोशिश करते रहते हैं कि दर्द को दबाते रहें और बस जब बहुत ही चीखें निकल जाएं, रात के 3 बजे 4 बजे के करीब बिस्तर पे ना सो सकें, तो फिर वो रात को इमरजेंसी में डेंटिस्ट ढूंढते हैं। उसूलन होना ये चाहिए कि आपने जो है वो हर 6 मंथ के बाद जो है अपना डेंटल चेकअप अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। चाहे वो आप अपने घर के करीब रखें, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही क्यों ना, डेंटल माशाल्लाह फैसिलिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद अपना एक अपॉइंटमेंट लें, एक फॉलोअप करवाएं, एक चेकअप करवाएं, ताकि जो बीमारी खुदा ना खास्ता शुरू हो रही है वो उसी वक्त ही केटर हो सके। कीड़ा लग रहा है दांत के अंदर, फ़ौरन फिलिंग हो जाए, मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, फ़ौरन सफाई हो जाए, ताकि आप किसी बड़े प्रॉब्लम के अंदर ना फंसें।
क्योंकि मुंह के अंदर की जो बीमारी है ना वो फ़ौरन स्प्रेड करती है, और मुंह का कैंसर भी सबसे कॉमन बीमारी है जो कि पता नहीं चलता और फ़ौरन जो है वो स्प्रेड कर जाता है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी वही है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और अनफॉर्चुनेटली उसकी तादाद हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक छोटा सा सिर्फ आप समझेंगे 6 मंथ्स पे अगर आप अपना एक चेकअप करवा लेते हैं तो ये बहुत अर्ली डायग्नोज भी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बीमारी से बच जाएं और सारी चीज़ें वक्त पे केटर हो जाएं तो एक 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में अपना एक फॉलोअप या एक डेंटल विज़िट ज़रूर प्लान करें। सही। तो चूँकि जब भी हम दांतों का ख्याल रखने की जब भी हम बात करते हैं तो जो पहला काम होता है वो ब्रश करना जी। तो इस बारे में कुछ बताइएगा कि ब्रश किस तरह किया जाए। और बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्योंकि 2 सवाल जुड़ रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है उसको ब्रश करना कब से शुरू करना चाहिए, किस उम्र से? देखें जो बच्चे हैं आइडियली जब उनके मसूड़े पैदा हुए हैं वो उनके मुंह में उनके मसूड़े मजबूत होना शुरू हुए हैं, आइडियली माओं को चाहिए कि वो बच्चों के मुंह में मलमल के कपड़े से जो है ना अपनी फिंगर से उसको साफ़ करें, क्योंकि टूथ बड्स जो हैं वो तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट बेबी टूथ इरप्शन के फेज़ में आता है रफली 5 to 6 मंथ्स की एज में, तो बिल्कुल अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश जो है वो लेके बगैर टूथपेस्ट के बच्चे को एक हैबिट दें कि वो ब्रशिंग करना शुरू करे। अपने मुंह के ऊपर आप जितना हौला हाथ रखेंगे, जितना कम फोर्स लगेंगे उतना बेहतर होता है, क्योंकि दांत की जो सरफेस होती है एनामल उसको रगड़ना नहीं है, क्या वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो उसको रगड़ के ख़राब नहीं करना। जैसे लोगों को ये भी लगता है कि मिसवाक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मिसवाक का भी इतना अग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं कि वो पूरा दांत रगड़ देते हैं उससे। तो आपने कोई भी चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं लगानी है, प्रेशर लगाना है। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए, मीडियम हार्ड एक्स्ट्रा हार्ड ब्रश आपने यूज़ करना ही नहीं है। दैट्स एन एब्सोल्यूट नो। लोगों को लगता है हम जितना हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे हम उतनी अच्छी सफाई कर रहे हैं, हाँ उतनी वो बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रहे, उल्टा आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको भी रगड़ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, रही बात कि अब हमने कितनी दफ़ा ब्रश करना है और किस वक्त ब्रश करना है, कैसे करना है, तो आपने अपने मसूड़े और दांत की सरफेस के ऊपर ब्रश रखना है, उसको सिर्फ प्रेस करके नीचे की तरफ पुश करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और पीछे की तरफ राउंड एंड राउंड करके आपने ब्रश करना है। सो दिस इज़ अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। दूसरी चीज़ ये कि ब्रश जो है वो आपने खाना खाने के बाद करना है। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, आपने नाश्ता करने के बाद ब्रश किया, ताकि आपके मुंह के अंदर खाना ना रहे, बिकॉज माउथ इज़ नॉट अ रेफ्रिजरेटर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बॉडी में टेम्परेचर है। ऐसा ही है कि कराची की गर्मी में आपने खाना जो है वो बाहर रख दिया तो वो सड़ेगा, उसके ऊपर कीड़े आएंगे। तो आपने फ्रिज के अंदर तो खाना नहीं रखा ना कि वो सेफ़ रहेगा, तो आपने ब्रश किया, गंदगी जो है वो आपने वाइप ऑफ कर ली। फिर आपने दोपहर का मील लिया, आपने कोशिश किया कि भाई हम एटलीस्ट कुल्ली कर लें, या आपका जो फिंगर है वही आपके लिए ब्रश का काम करे, और आपने अपनी फिंगर से ही जो भी मील आपने खाया उसको साफ़ कर लिया। रात का जो है वो आपने खाना खाया उसके बाद ब्रश किया, ताकि जो भी खाना है आपने साफ़ कर लिया। और फिर ब्रशिंग शुड बी द लास्ट थिंग जो कि आप सोने से पहले करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, मेरे पास क्लिनिक आते हैं, हम पूछते हैं भाई आप रात का ब्रश करते हैं? जी डॉक्टर साहब मैं तो रात का रोज़ ब्रश करता हूँ। कितने बजे करते हैं? भाई 7 बजे कर लेता हूँ। उसके बाद खाना के हमारे यहाँ माशाल्लाह वो सिस्टम चलता है ना, रात को 12 बजे तक खाना खा रहे हैं, 2 बजे तक खाना खा रहे हैं, और वही खाना मुंह के अंदर रखे पड़ा हुआ है। फिर वो अगले दिन जो है सुबह का ब्रश किया, फिर दोबारा खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, और वो मुंह के अंदर छूटा रहा। तो ये तो आप बैक्टीरिया को माशाल्लाह फ़न और पार्टी करने का मौका दे रहे हैं। वो तो उसमें बड़ा एंजॉय करते हैं, ग्रो करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ग्रो करते हैं, क्योंकि आप उसको मीडियम दे रहे हैं ना। उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई मुंह में सलाइवा ना हो, जो कि हमारे लोग जो है वो माशाल्लाह ड्राइनेस कर देते हैं, मुंह के अंदर स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, छालिया खाते हैं, मुंह के अंदर ड्राइनेस है। बहुत एक्टिव मीडियम है बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने का। 7 बजे के बाद हमारी बॉडी इनएक्टिव होती है, इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा सा सप्रेस होता है, हमारा दीन कहता है ये बात। मगरिब के बाद हमारी बॉडी जो है वो उस तरह के फ़ाइट फ्राइट मोड में नहीं होती है। तो अब जो बाकी मखलूक़ात हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और तीसरी चीज़ आपने जो है वो उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे मुंह के अंदर ब्रेक होती है वो अल्टीमेटली टर्न्स इनटू शुगर।
शुगर के ऊपर बैक्टीरिया रिलाई करता है और वो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो इतनी जल्दी ग्रो करता है कि सिर्फ आपकी सोच है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से वेस्ट निकालता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज़ करता है, दैट्स एन एसिडिक। और ये सब आपके मुंह के अंदर हो और रहा ये है। सब आपके मुंह के अंदर हो रहा है। अब बॉडी काम नहीं कर रही, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस है, सलाइवरी फ्लो आपके अंदर नहीं है, एसिड वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो दांतों के अंदर लग रहे हैं कीड़े। और फिर आप कहते हैं कि यार सारा सभी कुछ तो मैं कर रहा हूँ, मीठा भी मैं नहीं खा रहा, तो फिर मेरे दांतों में कीड़े क्यों लग रहे हैं? अच्छा, दांतों में कीड़े लगने की बुनियादी वजूहात यही हैं? ब्रश नहीं करना रात में इज़ द बुनियादी फैक्टर कि जिसकी वजह से जो है वो कीड़े लग रहे हैं। मतलब एक अच्छी जो ओरल हेल्थ के लिए डाइट और न्यूट्रिशन कितना अहम होता देखिए है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे मुंह में ना 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है हमारी हड्डी, जी। एक है हमारे मसूड़े, और एक है हमारा दांत। हड्डी का जो मेन कंटेंट है वो है विटामिन डी। तो अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है, जो कि हम लोग जो है वो रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो सुबह का जो सूरज की किरणें हैं या रोशनी है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे लोगों में वो नहीं है। और फिर अवेयरनेस नहीं है माशाल्लाह, तो वो विटामिन डी का सप्लीमेंट्स भी नहीं लेते हैं। तो मेजॉरिटी 90-95% ऑफ द टाइम विटामिन डी तो हमारे लोगों में है ही नहीं, पाया ही नहीं जाता। तो हड्डी के पास फ्यूल नहीं है कि वो रीग्रो करे। ठीक है, जब बोन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर मसूड़ा रुका हुआ है, तो हड्डी रिसीड करती जाती है, मसूड़ा भी उसके साथ रिसीड करता है। मसूड़ा आपके दांत को अपनी गर्दन से पकड़ता है। मैं सॉरी एक बहुत ही जनरल टर्म में बात कर रही हूँ ताकि आम आवाम उसको समझ सके। आपके दांत को आपका मसूड़ा जो है वो उसकी गर्दन से होल्ड करता है, लेकिन क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर ही आपका ख़राब है, पिलपिला सा है, तो मसूड़ा हड्डी नीचे जा रही है, गम्स भी साथ साथ नीचे जा रहे हैं। बैक्टीरिया जो है वो सलाइवरी फ्लो कम होने की वजह से, पान सिगरेट तंबाकू छालिया खाने की वजह से वो ड्राइनेस हो रही है, गम्स के अंदर बैक्टीरिया जाते जा रहे हैं। ओरल हाइजीन हम मेंटेन नहीं करते, ब्रशिंग हम करते नहीं हैं, तो मसूड़ा भी ख़राब हो गया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे अंदर हैं, हम कोई हेल्दी फूड तो खाते नहीं हैं, दूध दही चीज़ वेजिटेबल्स ये तो हम खाते नहीं हैं। और दांत का जो स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया के अंदर से वेस्ट निकल रहा है, वो एसिडिटी की वजह से जो है वो ख़राब होता है। और जिस तरह की खुराक हमारे पेट में जा रही है जो कि हमारा गेटवे ही ख़राब है, तो वो एसिडिक रिगर्जिटेशन की वजह से दांत ख़राब होते हैं। तो ये 3-4 कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और मैं अक्सर वाया एवरी प्लेटफॉर्म ये कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप दांत की मेजर प्रॉब्लम से बचें, तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये है कि आप एक विटामिन डी मेंटेन करें, प्रॉपर ब्रशिंग कर लें और रात का ब्रश ना छोड़ें, आपको दांतों की कोई बीमारी नहीं होगी। अब तक जितनी भी एक आम आदमी मुझ समेत दांतों या मुंह को साफ़ करने से मुराद ये है कि भाई दांत सफ़ेद दिखने चाहिए जी, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। मतलब इसमें तो बहुत कुछ है ना, एक पूरी साइंस है। साइंस है पूरी। जी, सही। तो ये जो अवेयरनेस नहीं है कैसे फैलाया जा सकता है, कैसे अवेयर किया जा सकता है? कोशिश तो करते हैं कि जो है वो कैंप्स हों, डेंटल कैंप्स हों अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में। जैसे अब आपका प्रोग्राम है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू हो, राइटअप्स हों जो लोग जो है पढ़ लिख सकते हैं, वो कम से कम उन न्यूज़पेपर्स के थ्रू या इस तरह के थ्रू। या आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर बंदा जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सारे सोशल मीडिया चैनल्स देखता है। तो बहरहाल कोशिश की जा सकती है और दुआ की जा सकती है बस। अच्छा, बहुत सारे लोग जिस तरह आपने कुछ देर पहले भी कहा कि मसवाक और दीगर जो रिवायती मंजन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ठीक है, दुरुस्त है एक आपके सेहत के लिए? देखिए मिसवाक जो है वो हमारे रसूल अल्लाह की सुन्नत है, लेकिन वही बात है कि क्या वो हमारे यहाँ इतना ऑर्गेनिक है जो मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। अगर ऑर्गेनिक मिसवाक है और आप अपने दांत के ऊपर बहुत फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मिसवाक इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप बहुत अग्रेसिव, कोई भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो अगर अग्रेशन के साथ आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ आप कर रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए वो नुकसानदेह है। मुझे डॉक्टर शकील ओज मरहूम की एक बात याद आ रही है कि एक मरतबा
यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में एक हम्म। कॉन्फ्रेंस पे बात हो रही थी, एक बंदे ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक बात कही कि अगर हुजूर पाक के ज़माने में ब्रश होता तो शायद हुजूर भी ब्रश यूज़ यूज़ करते। करते। और अगला उनका जुमला था जी कि मुंह और दांतों को साफ रखना सुन्नत है, डंडी रखना सुन्नत नहीं है। जी, यही तो बात है बड़ी माकूल बात लगी मुझे जी। ये। तो सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है, और अगर हम यही बात को फॉलो करें तो आधे मसले हमारे यहीं ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों की जो आपने बात की, तो कुछ एक आम तासुर ये भी है, ख्याल ये भी है कि बच्चे अगर टूथपेस्ट की वजह से उनके गले में, या फिर खुसूसन बच्चे, बाकी लोगों का भी ये जो अक्सर टूथपेस्ट के अंदर जो कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि टूथपेस्ट में भी ना अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि टूथपेस्ट के ऊपर ना कुछ बैंड्स बने होते हैं। किसी टूथपेस्ट के ऊपर ब्लैक बैंड लगा हुआ होता है, किसी के ऊपर ग्रीन लगा होता है, जी। किसी के ऊपर रेड लगा होता है। ग्रीन का मतलब है इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक, ठीक है। ओह, ब्लैक के ऊपर जो ब्लैक लगा होता है दैट मीन्स कि इट इज़ ऑल मेडिकेटेड या केमिकल बेस्ड। रेड के ऊपर लगा होता है, इसका मतलब कि ये इसमें थोड़ा सा केमिकल भी है और थोड़ा सा मेडिकेटेड भी है। तो बच्चों के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई देखें, एक शायद पुराने ज़माने की भी बात है, हमारी नानी भी कहा करती थी कि कुछ नहीं करो ना तो नमक है ना घर के अंदर, तो नमक से साफ़ कर लो दांत। नमक इज़ एन एंटी माइक्रोबियल। तो बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि आप टूथपेस्ट ही कराएं उससे दांत साफ़ होंगे। इट्स द ब्रशिंग टेक्निक दैट क्लीन्स योर टीथ। अगर आपने खाली ब्रश करा दिया ना तो आपके माइक्रोब्स क्लीन हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आपने मलमल का कपड़ा लेके, जो बिल्कुल न्यूनेटल बच्चे हैं, 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं, तो फिर आप उनके लिए फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री टूथपेस्ट हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट टूथपेस्ट आते हैं, आप उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप का आपका बच्चा है, आप उस एज ग्रुप के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। यस, ज़्यादातर जो है वो कहते हैं ना कि है बच्चा 4 साल का, पेरेंट्स का टूथपेस्ट रखा हुआ है जिसमें हाई फ्लोराइड कंटेंट है, वो बच्चा मुंह में डाल रहा है और पेट में डाल रहा है, तो पेरेंट्स को अपने अंडर सुपरविजन उसको यूज़ करवाना चाहिए। फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जब हम सिंध और खुसूसन कराची में देखते हैं तो लोग पान, गुटखा और छालिया और दीगर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि भाई पान गुटखा खाने से आपके मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस बारे में डेंटिस्ट्री इधर डेंटिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। इधर डेंटिस्ट्री ख़त्म है। तो उसके उन तमाम लोगों के बारे में जो इन मिथ्स के साथ जी रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। उनके लिए बस दुआ करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों में पाई जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उनके गालों के अंदर आप देखेंगे, ज़बान के ऊपर, गालों के ऊपर एक वाइट कलर की लाइन बनना शुरू हो जाती है। प्री कैंसरस वो होता है जिसको लाइकन प्लेनस कहते हैं आम अल्फाज में। लॉक जॉ होना शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड होता है, क्योंकि जैसे 4 फिंगर्स नॉर्मल मुंह बंदे के अंदर ना 4 उंगलियां चली जाती हैं जब मुंह खोलने की वो होती है, लेकिन इन लोगों की ना 2 उंगलियां भी बड़ी मुश्किल से जा रही होती हैं। फिर भी वो लोग जो है वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करते कि नहीं ये प्रॉब्लम हो रही है। हम सिर्फ अवेयरनेस ही दे सकते हैं और समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। माउथ वॉश वगैरह आजकल इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जो केमिकल रिलेटेड माउथ वॉश या जो कमर्शियल माउथ वॉशेस होते हैं, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ उनको, और मैं अपने पेशेंट्स को कहती भी नहीं हूँ उसको इस्तेमाल करने के लिए। जो नेचुरल माउथ वॉश है हमारे लिए वो है सॉल्ट वाटर, गर्म पानी नमक के साथ अगर आप उसको यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माउथ वॉश का काम करता है। गर्म पानी जो है वो नेचुरल स्टिमुलेंट है आपके मसूड़ों के लिए और एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट देता है आपके जर्म्स के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा आपको नीड होती है तो कुछ एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस जो हैं वो स्पेशली फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो आप यूज़ करें, क्योंकि ये जो कमर्शियल माउथ वॉशेस होते हैं ये आपके टेस्ट बड्स को ख़राब कर देते हैं। अच्छा। हाँ। और आजकल कुछ स्मोकर्स के लिए अलग
टूथपेस्ट बना हुआ होता है, कुछ पान वगैरह खाने वाले, तंबाकू खाने वालों वो के लिए अलग अब्रेसिव्स उसके अंदर डले हुए होते हैं। वही बात है कि अब्रेजन या फोर्स लगा के जितने भी अब्रेसिव्स आप यूज़ करेंगे वो बेसिकली स्टेन रिमूव नहीं कर रहे होते, आपके दांत का जो सुपरफिशियल सरफेस है वही रिमूव कर रहे होते हैं, इनामल ही रिमूव कर रहे होते हैं। तो आपका जितना सुपरफिशियल सरफेस रिमूव होता जाएगा आपके दांतों के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दांत की जो दूसरी लेयर है वो सेंसिटिव है। आपका ऊपर सुपरफिशियल जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आप अब्रेसिव टूथब्रश से या टूथपेस्ट से रिमूव कर देंगे तो ठंडा गर्म लगने लगेगा आपको। अच्छा, ये सेंसिटिविटी की इसकी और वजूहात क्या है? अक्सर होता है कि मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि ठंडा गर्म लगता है और दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखिए, दांत का अगर आप एक क्रॉस सेक्शन लें ना तो दांत की ना 3 लेयर्स होती हैं। एक आपकी सुपरफिशियल लेयर जो वाइट कलर की हर एक के मुंह में नज़र आती है, विच इज़ कॉल्ड द एनामल ऑफ द टीथ, ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है। कुछ लोगों के मुंह में ये थोड़ी सी थिक होती है, कुछ लोगों के मुंह में ये थोड़ी सी थिन होती है। इसके अंदर कोई सेंसेस नहीं होती हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर जो होती है दैट्स कॉल्ड द डेंटिन ऑफ द टीथ, ये रिपेरेटिव लेयर होती है बट ये सेंसिटिव होती है। अब सेंसिटिविटी की ना कुछ वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि आपने बहुत अग्रेसिव ब्रशिंग किया, आपके दांत में कीड़ा लग गया जिसकी वजह से आपकी डेंटिन एक्सपोज हो गई। कुछ लोगों को एसिडिटी का या रीगर्जिटेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे एसिड बार बार मुंह के अंदर आ रहा है तो आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से आपकी डेंटिन लेयर जो है वो एक्सपोज हो गई। कुछ लोग जो है वो बाज़ार में ये जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो बहुत पीते हैं। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिसकी वजह से मुंह का एनवायरनमेंट ही एसिडिक हुआ हुआ है, तो आपकी सुपरफिशियल लेयर डैमेज हो गई। कुछ लोग जो है वो सिस्टेमिक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ बहुत लेते हैं। उन दवाइयों की वजह से आपके मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक है, तो वो हो गया। कुछ लोगों के मुंह के अंदर सलाइवरी प्रोडक्शन लो है, मुंह के अंदर थूक नहीं बनता, कम बनता है, जिसकी वजह से मुंह का पीएच जो है वो एसिडिक है। तो जो है वो आपका जो सुपरफिशियल लेयर है वो डैमेज हो गया। या कुछ लोग बिल्कुल ब्रश ही नहीं करते, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो है वो आपका सुपरफिशियल लेयर जो है वो डैमेज हो गया। एक आम ख्याल ये भी है कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों की जो सफाई करवाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है और सेंसिटिविटी आ जाती है, क्या हकीकत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो मसूड़ा होता है वो आपके दांत को गर्दन से होल्ड करता है। अब अगर एक आदमी ने कभी ब्रश नहीं किया या उसके जो रात का ब्रश नहीं किया और उसके जो मसूड़े हैं उसके ऊपर टार्टर या कैलकुलस बहुत मोटा मोटा डेवलप हो गया, तो हमारे जो जैसे जड़ें हैं अल्लाह ताला ने वो तो हमारी हड्डी के अंदर दफन की हुई हैं और उसको मसूड़े ने कवर किया है ना इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इन डिजीज्ड सर्कमस्टांसेस वो मसूड़ा तो रिसीड कर गया है और उस मसूड़े की जगह के ऊपर जो है वो बड़े बड़े से पत्थर आ गए हैं। तो जो हमारे जो जड़ें हैं वो अल्लाह ताला ने सेंसिटिव बनाई है ना, जब भी तो उसको कवर किया हुआ था। अब अगर वो जड़ों के समेत मसूड़ा भी रिसीड कर गया और उसके ऊपर पत्थर हैं, जब आप उन पत्थर को रिमूव करते हैं आफ्टर स्केलिंग तो लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे दांत सेंसिटिव हो गए, जो कि टेम्परेरीली होते हैं बिकॉज हमने पत्थर हटाए हुए हैं ना वहाँ से, और मसूड़े को मौका दिया है कि दोबारा तुम आके अपनी जगह पे ग्रो करो, बिकॉज इन द माउथ द ओनली लिविंग टिश्यू इज़ द गम्स, जो कि आके अपनी जगह पे दोबारा होंगे। ये पत्थर कहीं से भी हेल्दी नहीं है, बिकॉज आप जब भी खाना खा रहे हैं हर चीज़ उस पत्थर से टकरा के ही आपके पेट में जा रही है। और ये जो पत्थर हैं, ये कैलकुलस हैं, ये बेसिकली झमघट्टा है बैक्टीरियाज का। तो जब जब आप कुछ खा रहे हैं वो जाके आपके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं, आपके सिस्टम में भी जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी टू कीप द कैलकुलस इन योर माउथ। सो वंस वी रिमूव द कैलकुलस वो एरिया सेंसिटिव हो जाता है थोड़ी दिनों के लिए। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा ही कोई गलत हो गया, हम तो पत्थर के साथ ही खुश थे। अच्छा, कुछ लोग प्रॉपरली मतलब सुबह शाम ब्रश भी करते हैं, इसके बावजूद उनके दांतों का जो कलर है वो येलो होता है, कुछ का थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, ब्राउन होना शुरू हो जाता है। द टेक्निक दे फॉलो इज़ नॉट करेक्ट, दैट्स द रीज़न कि मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लेके दांत के और मसूड़े के बीच में रख के आपने अप एंड राउंड टेक्निक फॉलो करनी है। तो द टेक्निक विच दे फॉलो इज़ नॉट गुड। नंबर 1,
कुछ दांतों की ससेप्टिबिलिटी होती है कि वो स्टेन कैच कर जाता है। जैसे कि अगर लोग दिन रात बड़ा अच्छा सा ब्रश करते हैं लेकिन वो स्टेन प्रोड्यूसिंग मतलब स्टेन कैचिंग चाय, कॉफ़ी, टोबैको का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो दांत स्टेन कैच करता है जिसकी वजह से वो दोबारा से वो होते हैं। कुछ लोगों के दांतों के अंदर ना ब्लैक कलर के स्टेन्स बहुत आ जाते हैं, इसका मतलब दे आर सिवियरली विटामिन डी डेफिशिएंट, तो उसकी वजह से भी दांत काले होते हैं। सही। और ये चाय कॉफ़ी वगैरह की आपने बात की, अक्सर हमें तो मुझे खुद गर्म चाय पीने में अच्छा लगता है, कॉफ़ी या थोड़ी ठंडी हो गई तो कहते हैं कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा और लुत्फ़ ही नहीं है। पानी पीते हुए अक्सर लोगों का ये होता है कि बिल्कुल यख ठंडा पानी पी लेते हैं, तो क्या ये हेल्दी है, नहीं है? देखें, चाय कॉफ़ी की एडिक्शन हर बंदे को ही है अब हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद आपने अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है, तो आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये ठंडा गर्म जो मिक्स हो जाता है कभी कभार, आपने कोई गर्म हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे इसकी साइंस इस तरह से है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं ना, तो आपके इनामल के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर उसके फ़ौरन बाद आप ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने अब्रेसिव ब्रशिंग की या टूथपेस्ट इस्तेमाल किया तो क्योंकि वो पोरस हो गया होता है, तो अगर आपने ब्रश किया तो वो अल्टीमेटली अब्रेजन कर देगा, स्क्रैप ऑफ कर देगा उसको। तो फ़ौरन नहीं करना चाहिए कि आपने ब्रश कर लिया और वो कर लिया। थोड़ी सी देर रुकने के बाद आप जो है आधा घंटा 1 घंटा वेट करें, उसके बाद फिर आप अपनी ब्रशिंग वगैरह जो है वो करें। फ़ौरन नहीं करें वरना फिर सेंसिटिविटी बढ़ने का डर होता है। सही। और कभी कभार कोई एक दांत ख़राब हो जाता है तो अक्सर रिमूव करवाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है? देखें, कोशिश करें कि दांत को उस लेवल तक पहुंचने ही ना दें कि आपको रिमूव कराना पड़े। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो है ना उस स्टेज से पहले किए जा सकते हैं जिसमें दांत को आप सेव कर सकें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता दांत आपका रिमूव हो जाता है फॉर एनी रीज़न, तो आपकी बोन वहाँ से ख़त्म हो जाती है, विच विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट फॉर द जॉज एंड फॉर द अदर टीथ एज वेल। क्योंकि हड्डी ख़त्म हो गई वहाँ से तो एक बड़ा ओल्ड एज सा इफेक्ट आने लगता है, बराबर के दांतों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर एक के बाद एक दांत गिरने लगता है, आपका पूरा सिस्टम का बैलेंस आउट हो जाता है। और फिर चेहरे पे भी फ़र्क पड़ता है? फिर चेहरे पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जॉज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और अल्लाह ताला ने जो है वो 32 दांत भी कुछ सोच समझ के ही दिए ना। हालांकि उन्होंने हमें 2 आँखें और 1 नाक दिया, तो दांत भी हमें 2 दे देते चल जाता काम, लेकिन 32 दिए तो कुछ ना कुछ बैलेंस है विच ही हैज़ क्रिएटेड। सो वी हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस अगेन। दांत जो है वो अगर ख़राब हो गया है तो आप पहले फिलिंग करा लें, फिलिंग नहीं हो रही तो रूट कनाल करके सेव कर लें, रूट कनाल हो गई उसके ऊपर कवर लगा के सेव कर लें, लेकिन उसको अल्टीमेटली उस मतलब नौयत पे ना पहुंचने दें कि उसको निकाल दिया। और अगर फ़र्ज़ करेंगे कोई ऐसी अनफॉर्सी सिचुएशन हो गई है कि अब उसको निकालने का वक्त आ गया है, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट पहले सोचें कि अगर इसको निकाल दिया है तो पहले हम हड्डी का ग्राफ्ट डाल दें, बोन मेंटेन करें, इम्प्लांट करवाएं, कोशिश करें कि उसको सेम मिमिक करें, नियर नेचुरल मिमिक करें। सही। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो दांतों का कोई भी काम करवाना हो, सफाई हो या फिर कोई भी इलाज करवाना हो, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है अक्सर जो डॉक्टर के, तो फिर वो इसीलिए फुटपाथों पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनके पास चले जाते हैं। देखिए, दांतों का मैंने आपको बताया ना कि इलाज थोड़ा सा महंगा इसलिए होता है अगर आप एक अच्छे प्रॉपर जगह से काम कराते हैं, बिकॉज स्टेरिलाइजेशन जो है ना दैट मीन्स अ लॉट। दांतों की बीमारी से या दांतों के जो इंस्ट्रूमेंट से आप काम करते हैं ना उससे ही बीमारियां फैलती हैं। आप किसी एक का इंस्ट्रूमेंट दूसरे के मुंह में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का वो सोर्स होता है। हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, मतलब ये वो सारी बीमारियां हैं, टीबी हो गया, जो कि आप अगर आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड नहीं हैं तो यू कैन बी अ सोर्स जो कि आप एक बंदे से दूसरे बंदे को जो है ना वो बीमारी मुंतकिल कर रहे हैं। तो स्टेरिलाइजेशन की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है डेंटिस्ट्री में, और प्राइवेटली जितने भी लोग काम करते हैं वो स्टेरिलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए उसकी जो क्लिनिकल कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। जैसे हमारे क्लिनिक पे हम कोशिश करते हैं कि हम एक पेशेंट का इंस्ट्रूमेंट दूसरे पेशेंट के मुंह में यूज़ ही ना करें, डिस्पोजेबल आइटम्स ही यूज़ करें। जब डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है दूसरे पेशेंट को दोबारा से
उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप स्किल्ड डॉक्टर हैं, आप मटेरियल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो डेंटल मटेरियल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव कॉस्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारा मुल्क नहीं बना रहा होता, यू हैव टू इम्पोर्ट देम। सही। तो जो लोग फुटपाथों पर जितने लोग बैठे हुए होते हैं, दंदान साज, उनके पास नहीं जाते हैं, हाँ, नहीं जाना चाहिए। क्या नुकसान हो सकता है उनके पास जाने से? मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो जो वो यही है कि वो करवाने कोई ट्रीटमेंट जा रहे होंगे और अपने साथ लेकर कोई और बीमारी आ रहे होंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि मुंह के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स जनरली फुटपाथ के ऊपर फॉलो नहीं हो रहे होते। अच्छा, अब ज़रा इस फील्ड की तरफ आते हैं डॉक्टर साहिबा। हम ज़रा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग MBBS के स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं BDS, और फिर एक मुकाबले का सा रुझान होता है और उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इस बारे में भी आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो हर फील्ड रिस्पेक्टेबल फील्ड है। MBBS है, BDS है, लेकिन अगर आपने सिर्फ MBBS किया और आप बैठ गए, आपने BDS किया और आप बैठ गए, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। डेंटिस्ट्री हो या मेडिसिन हो, इट्स अ नेवर एंडिंग काइंड ऑफ अ थिंग। एजुकेशन जो है वो चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, और दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। डेंटिस्ट्री की अपनी एक रास्ता है, एक पाथवे है, मेडिसिन का अपना एक रास्ता, एक पाथवे है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि एक जिस्म के एक हिस्से को, एक चीज़ को पढ़ने के लिए ना आपको पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो BDS करने के बाद मार्केट में आते हैं, आप चूँकि माशाल्लाह से गुज़िश्ता 20 सालों से काम कर रही हैं, तो उनको बुनियादी तौर पर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो मार्केट में आते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जितने अब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वो हैं जिनसे हमारा भी एक ताल्लुक़ पड़ता है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ को नोटिस करने लगी हूँ कि भाई बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो। कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर करनी है, कंसिस्टेंट आपने रहना है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि बस 1 साल के अंदर जो है वो मैंने 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये नहीं होगा। आपकी एक्सेलेंस और आपकी ग्रोथ के ऊपर आपकी जो है ना इनकम डिपेंड करती है। आप कितने स्किल्ड होते हैं, कितनी चीज़ें हैं। कोशिश करें कि अपनी हर उस चीज़ को, अपने हुनर को ना मास्टर करें। जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिल रही है सीख लें, चाहे वो आपके बड़े से सीखने को मिल रही हो, चाहे आपको आपके छोटे से सीखने को मिल रही हो, चाहे वो कहीं भी छोटा छोटा सा कोर्स ही क्यों ना हो। ट्राई ग्रैबिंग द स्किल्स, उसमें अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। ऐसा ना हो कि आप भी उन्हीं लोगों के लाइन में हो कि जहाँ पे सारे लोग एक जैसे हैं और आप भी एक जैसे हैं। थोड़ा सा अगर आपको मार्केट से हट के बनना है ना, तो आपको उनसे थोड़ा सा हट के कुछ सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि अब माशाल्लाह इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इतने सारे लोग डेंटिस्ट बन के निकल रहे हैं, तो कुछ नया करने के लिए कुछ नया करना भी होगा, कुछ नया सीखना भी होगा। एंड डोंट लूज़ होप। अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क हर एक का रखा हुआ है। तो अगर आप अपनी होप लूज़ करेंगे और ये सोचेंगे नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, बस ये वाली कहानी है। अब अगर हम एक और कुछ जो तासुरात चल रहे हैं कि जिस तरह लोग अपने बॉडी के कुछ अज़ा को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए वो सिलिकॉन सर्जरी या दीगर बहुत सारी चीज़ों का कर रहे हैं, तो वैसे ही इस फील्ड में भी डेंटल आप अपने खूबसूरती, हॉलीवुड स्माइल वगैरह कहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ मेरे ख्याल से सर्जरीज या कुछ करते हैं। तो क्या उससे कुछ आपकी सेहत पे या फिर आपकी बॉडी पे कुछ फ़र्क पड़ते हैं, बुरे असरात होते हैं उसके? देखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, आई बिलीव इन दैट। और ये हॉलीवुड स्माइल, बॉलीवुड स्माइल, देखें लगता ज़रूर खूबसूरत है, लेकिन कोई भी चीज़ आपके किसी पार्ट को कट करके बनाई जाए या दी जाए, आर्टिफिशियल ही होता है। उसकी एक सर्टेन एज होती है और उस एज के बाद फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम ही देना शुरू करता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं।
I always believe and trust in giving non-invasive procedures to my patients. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वही रिज़ल्ट नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करके अचीव कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है. जैसे ये हॉलीवुड स्माइल या बॉलीवुड स्माइल आप 1 महीने के अंदर इंस्टेंट रिज़ल्ट दे देते हैं पेशेंट को. माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं क्लिनिक के ऊपर, वो सारी चीज़ें हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर कि भाई उनका फील्ड इस तरह का है और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो विश एंड विल के साथ अपने वो करवाते हैं, नोइंग द साइड इफ़ेक्ट्स के क्या होगा. उसमें बहुत सारे दांत आपके घिस के उसके ऊपर कवर लगा दिए जाते हैं हॉलीवुड स्माइल में या बॉलीवुड स्माइल में, लेकिन क्योंकि दांत घिस दिए जाते हैं और दांत की सेकंड लेयर तक आप जो है वो दांत को घिस देते हैं, तो आपकी दांत की जो नर्व होती है वो बहुत करीब आ जाती है उसके, तो आपको सेंसिटिविटी का और इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है. आप हर चीज़ फिर उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते, ठंडा गर्म खाना नहीं आप इंजॉय कर सकते. इसी के बरक्स अगर आप जो है वो अपने ही नेचुरल दांत को ही मूवमेंट दे दें, अलाइनमेंट दे दें, स्पेस क्लोज कर दें, दांतों को घिसे बगैर, तो आपके अपने नेचुरल दांत ही इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आप सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकेंगे. आर्टिफिशियल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट येस, केस टू केस डिपेंड करता है, केस टू केस वैरी करता है किस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है. कुछ लोगों के दांतों के कलर, टोन या उसका स्ट्रक्चर इतना डिस्टर्ब होता है कि उस केस में हमें हॉलीवुड स्माइल या बॉलीवुड स्माइल करनी पड़ती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है और हम हर पेशेंट के हिसाब से उसका कस्टमाइज ट्रीटमेंट जनरेट करते हैं. सही. सादिया साहब ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या जो कोई आपका कोई पेशेंट आ गया जो आपको हमारा ऑडियंस से शेयर करनी चाहिए, हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताना चाहिए. कुछ सवालात ऐसे लेके आते हैं ना कि कुछ आपके पास कुछ मरीज़ आते हैं या फिर उन कुछ मिसकॉन्सेप्शंस के साथ आ जाते हैं जो अक्सर और लोगों के जहनों में भी शायद हो. अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कोई ऐसा वो नहीं कि जिसको मैं कहूँ कि नहीं ये बिल्कुल ही इस तरह की. एक हमारे पास पेशेंट आए थे जिसमें उनका एक बेटा था और उसका ज़ख़म जो है ना वो पूरा खुला हुआ था, तो उनके अब्बा कहते थे कि अगर तुमने मेरे ये बेटे का ज़ख़म पे टाँका लगाया तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो हमने कहा था कि नहीं, ये जो खुला हुआ है ये खुदा ना खास्ता कैंसरस हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी टाँका लगाने से बर्बाद नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो गई है. तो नॉर्मली बेचारे जो गांव देहात से आते हैं उनका थोड़ा सा अप्रोच इस तरह का होता है कि वो पूरा मुंह उसका खुला हुआ था, अंदर पूरा ज़ख़म भरा हुआ था और हर चीज़ आपकी इनसाइड बॉडी और आउटसाइड बॉडी का कनेक्शन डेवलप हुआ था. और फिर वो जो है वो सर्जिकल अप्रोच करके जो है वो उसको पूरा साफ़ करके ज़ख़म बंद किया गया था. तो इस तरह के हैं छोटे मोटे जो. तो ओरल कैंसर का जो हमारी तरफ क्या रेट है? परसेंटेज वाइज तो मुझे अभी नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया है, लेकिन कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है. अच्छा. हाँ, ओरल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पाकिस्तान. तो इसकी बुनियादी वजूहात? ये टोबैको, सिगरेट, टोबैको, बीटल नट्स, क्योंकि बहुत लोग खाते हैं. तो अब इतना नॉर्मल है कि बच्चे खा रहे होते हैं? बहुत नॉर्मल है. तो इससे कैसे बचा जा सकता है बगैर खाए? अगर कोई एक आदी हो चुका है. हाँ. वो हमारे गवर्नमेंट को थोड़े से स्टेप्स लेने चाहिए कि इसकी मतलब ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही स्टेप्स होने चाहिए. जी. मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल है तो सिगरेट नहीं दिख रही है, रोक सकते. आपने सिर्फ उसके ऊपर एक तस्वीर लगा दी और या फिर ये कि छालियाँ गुटखा सरेआम बिक रहा है, पता नहीं कहाँ बिक रहा है तो वो तो खाएंगे. अवेलेबल है, पर आपने एक तस्वीर लगा के ये कह दिया कि ख़ुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया. बस अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही आप कर सकते हैं, लेकिन लोग बहरहाल नहीं समझते. सब चीज़ जानते बूझते वो कहते हैं शायद इससे इनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है. मुझे नहीं पता कि स्ट्रेस कैसे रिलीज़ होता है. और अब बहुत कॉमनली, पहले तो ये मर्दों में था, अब बहुत कॉमनली 90% जो फीमेल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं. और क्लिनिक के ऊपर जितनी फीमेल्स आ रही हैं सब स्मोकर्स हैं. अच्छा. 90% ऑफ द फीमेल्स हु कम एट द क्लिनिक आर स्मोकर्स. और ऐसे सिचुएशन के अंदर हम उनको डील भी नहीं कर सकते. जैसे बहुत सारी ख़वातीन आती हैं क्लिनिक के ऊपर अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए, अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए. दांतों का बहुत बुरा हाल है, जैसे मैंने आपको बताया, बाल डाई होंगे, कपड़े टिप टू टो होंगे, ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड होंगे, लेकिन मुंह के अंदर के जो हालात हैं ना वो बहुत बुरे होंगे.
और वो जब आप उनसे कहेंगी तो वो कहेंगी डॉक्टर सादिया वो बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो वाकई मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि वाकई ये स्ट्रेस रिलीवर है, ये जो मावा गुटखा या टोबैको आप खा रहे हैं या सिगरेट आप पी रहे हैं, ये वाकई स्ट्रेस रिलीवर है? तो हमें भी बताएं फिर थोड़ा हम भी खा लेते हैं। तो इन आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? क्योंकि हमारी कौम, मुझे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ज़्यादा वेप कॉमन होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा निकोटीन पैचेस कॉमन होते जा रहे हैं, निकोटीन बबल्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली मेरे पास एक फ़ीमेल पेशेंट आई, उनके पूरे मुंह का बहुत बुरा हाल था। शी वाज़ विलिंग टू गेट दोज इम्प्लांट्स। तो मैं नहीं हाथ लगाती, फिर मैं कहती हूँ अगर आप इंसान नहीं बनते हैं तो फिर मैं नहीं बिल्कुल हाथ लगाऊंगी, क्योंकि दिस विल फेल माई ट्रीटमेंट। अगर आप स्मोक ही करते रहेंगे तो जब आपके अल्लाह ताला के बनाए हुए दांत ख़राब हो गए, मेरे बनाए हुए कितना चल जाएंगे भाई? तो वाई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच पेशेंट, जिसने अल्लाह ताला के इतने खूबसूरत बनाए हुए जिस्म की या इतने खूबसूरत बनाए हुए दांतों की कदर नहीं की, वो मेरे बनाए हुए ट्रीटमेंट की क्या कदर करेगा? ऐसा भी होता है कि आपने कोई आपके पास बंदा आया, कोई बंदी आई जिसके दांत, या आपने उसका इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट हो गई, तो ट्रीटमेंट के चंद साल बाद या कुछ माह बाद दोबारा वो उसी हाल में आ गए? बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह से करते हैं, लेकिन अब एट माई प्रैक्टिस आई मेक श्योर कि एक तो हम अपने पास से रेगुलर फॉलोअप्स उसको करें। ऐसा ही है कि जैसे आपने गाड़ी ख़रीदी है और उसकी सर्विस आपके ऊपर ड्यू होती है, तो हम अपने क्लिनिक के ऊपर से कॉल पेशेंट को करते हैं कि भाई अब आपका जो है वो एक फॉलोअप ड्यू है। वो नहीं आता, हम एक रेड पेन से उसके फाइल पे लिख देते हैं कि हमारे पास से कॉल गई और पेशेंट ने नहीं रिस्पॉन्ड किया, गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है। 3 times इफ़ ही डजंट रिस्पॉन्ड देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट। और मैं जो है जिस वक्त हम पेशेंट को कॉल करते हैं या पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वी मेक हिम साइन अ कॉन्सेंट फॉर्म कि देखें ये चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे तो ही वी विल डू योर ट्रीटमेंट, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी आपका ट्रीटमेंट। बिकॉज़ मेरा एक एफ़र्ट है, एक एनर्जी है, सारी चीज़ें हैं, मैं अपना सारा टाइम आपको दूंगी, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट करके दूंगी, तो एटलीस्ट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप उस ट्रीटमेंट को मेंटेन करेंगी। अदरवाइज़ वही बात है ना कि डॉक्टर का नाम ख़राब होता है अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इस सबकी क्या ज़रूरत है? आपका कारोबार चल रहा है। नहीं, ये दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। क्या बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस किसी भी पैशन की सबसे बुरी हालत गुटखा पान की वजह से क्या हो सकती है, किस हद तक जा सकती है? एक पेशेंट थे हमारे पास, उनके एक फ्रेंड लेकर आए थे। मेरे एक पेशेंट थे, ओल्ड पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर सादिया मेरे एक दोस्त हैं, उनका ज़ख़म नहीं भर रहा, तो आप ज़रा सा देख लेंगी। हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए गए थे, उन्होंने तो उनको रखा नहीं, वो प्राइवेटली मेरे पास लेकर आए थे। तो मैंने पेशेंट को देखा, सिर्फ ऐसे उठा के देखा तो अंदर पूरे सफ़ेद 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 ना पूरे कीड़े ही कीड़े चल रहे थे मुंह के अंदर। तो मैंने मुंह के अंदर सिर्फ ओपन करके मैंने देखा है। तो मैंने उस पेशेंट को बोला कि आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा? कहते हैं नहीं, पान जो है वो यहाँ कोने में पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि आपको पता है कि आपके मुंह में क्या हो रहा है? तो कहता है नहीं, मुझे तो बस वो एक हल्की सी जलन सी महसूस हो रही है बस, और कुछ भी नहीं। मैंने कहा आपको पता है कि आपके मुंह में इतना बड़ा छाला है जो कि हील नहीं हुआ? सिर्फ गाल उठा के मैंने देखा है तो ऊपर से लेके नीचे गले तक का ये पूरा एरिया विजिबल था। एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, जिसके अंदर कीड़े लगे हुए थे। और वो उसको, क्योंकि उसने कभी ब्रश ही नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं, और पान मावा गुटके पे ही चल रहा था, और ही एक्सपायर्ड अनफॉर्चुनेटली। वो नहीं कर सका। मैंने खैर उसको भेजा एक कैंसर हॉस्पिटल में, रेफ़र किया कि इसको जाके अर्जेंट दिखाओ, आई डोंट थिंक योर कंडीशन इज़ गुड। उसको तो ये भी नहीं पता था कि ही इज़ फेसिंग अ स्टेज 4 कैंसर। उसको जो है वो अर्जेंट उन्होंने सर्जरी करके उसकी ज़बान वगैरह निकाल के, जो भी हाफ उसका जॉ कट करके निकाला। वो जो जॉ की पिक्चर लेकर आया था मेरे पास, उसमें सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे। और फिर वो जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद वो हार्डली साल भर जिया, ही कुडंट सर्वाइव। और इस हालत तक पहुंचने तक उसको पता ही नहीं चला। इट वाज वेरी क्विक। शायद 3 महीने के अंदर, वो 3 महीने ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई होंगी। और वो जलन है करके अभी कल जाऊंगा डॉक्टर के पास, परसों जाऊंगा, उसको यही नहीं पता था कि उसके पूरे मुंह के अंदर कीड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो फील कर रहा था कि उसको वो जलन हो रही है। सो दिस वाज द वर्स्ट विच आई हैव सीन।
और मुझे मैं बार बार उस गिल्ट से बाहर नहीं आ रही थी कि शायद मैंने उसको बताया कि तुमको कैंसर है, तुमको कैंसर है। वो तो उसको पता ही कुछ नहीं था। उस हालत तक पहुंचने तक नहीं मालूम था। नहीं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको नहीं मालूम होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने सारे हिलते दांतों के साथ आते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है। उसको हम बताते हैं कि तुम ज़रा जाके अपना डायबिटीज़ का चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ। तो उनको पता चलता है अच्छा भाई ये तो डायबिटीज़ 16 पे HbA1c पे पहुंची हुई है, 14 HbA1c पे पहुंची हुई है। तो मुंह जो है, मैं आपको बताया ना कि गेटवे है आपके सिस्टेमिक डिजीज़ का। आपको पता चल बहुत सारे ओरल इंटरप्रिटेशंस जो हैं, मतलब सिस्टेमिक डिजीज़ की इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके ओरल उससे पता चलती हैं, ओरल डिजीज़ से पता चलती हैं। सही। तो सादिया साहिबा, आखिर में जितने भी हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनको बताइएगा कि अपने ओरल हेल्थ का ख़्याल किस तरह रखें, किन बुनियादी चीज़ों का ख़्याल रख के वो अपने आप को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। पहले तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपना रेगुलर चेकअप एवरी 6 मंथ करवाएं, ताकि कोई भी बीमारी जो स्टार्टअप हुई है वो आप नहीं डिटेक्ट कर सकें तो आपके डेंटिस्ट कम से कम उसको डिटेक्ट कर सकें। डायग्नोसिस जो है वो बर वक्त हो सके, और आपकी ओरल स्क्रीनिंग के बाद जो है अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बर वक्त उसका जो है वो इलाज हो सके। अली आज की शायद कॉन्वर्जेसन के बाद डर गए हैं और अपने मुंह की जो बीमारियां हैं उस तक पहुँचे ना। कोशिश करें कि ब्रशिंग जो है वो दिन में 2 बार करें, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को खाने के बाद। और ब्रशिंग शुड बी द लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू द बेड। रात को खाने के बाद सोने से पहले आप जो है वो ब्रश करें। सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, अपनी ब्रशिंग टेक्निक्स को मेंटेन करें। विटामिन डी के जो है वो टेस्ट रेगुलर करवाएं, 3 महीने में, 4 महीने में। देखें कि आपका विटामिन डी शुड बी ऑन ऑप्टिमल लेवल। 70 पर आपका विटामिन डी होना चाहिए, सफिशेंट नहीं, शुड बी ऑप्टिमल, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इतना फ्यूल हो कि आपकी डिजीज़ से फाइट बैक कर सके, आपकी हड्डी अच्छे मेंटेन हो। दूध, दही, लस्सी, चीज़, इनका इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर करें। और कैल्शियम का भी जो है वो अपने एफरवेसेंस वाली कैल्शियम जो आती है वो भी आप पानी में डाल के पिएं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत हो कि वो आपके मसूड़ों को और आपकी हेल्थ को जो है वो बेहतर रख सके। बाकी कोई कंसर्न्स, क्वेरीज़ होती हैं, आप बिल्कुल कभी भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में एक और डॉक्टर साहब, अगर कोई कराची में हमारे प्रोग्राम देखने के बाद कोई आपके पास आना चाहें इलाज के लिए या कुछ मालूमात के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी, आप बिल्कुल जो है वो उस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप अगर इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आते हैं तो इंशाल्लाह हम कुछ डिस्काउंट कोड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो डिस्काउंट कोड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो है वो जहाँ भी हैं, जिस शहर से भी आपका ताल्लुक़ है, आप हर 6 महीने के बाद अपनी ओरल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएँ। तो सादिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच, एक मरतबा फिर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच अली। आई होप इट वाज़ अ प्रोडक्टिव डे और आपको इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एक प्रोडक्टिव अवेयरनेस ज़रूर मिली हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी बात के बाद अभी तक मैं उससे निकला नहीं हूँ जी, तो जी। मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहिबा ने जो चीज़ें, जो बातें आपको बताई, उसका ख्याल रखें और अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और क्या क्या मिथ्स आपके इर्द गिर्द डेंटिस्ट को लेकर या फिर ये है कि दंदान साजी को लेकर हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए और सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।